नमस्कार। एक बार फिर से हम लोगों की लेक्चर सीरीज़ में जिसका नाम है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इन अ क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब, और इस सीरीज़ के अंतर्गत आज का हमारा जो लेक्चर है इसका टॉपिक है वेट माउंट्स एंड स्मीयर्स। वेट माउंट्स एंड स्मीयर्स। अब पहले देखेंगे वेट माउंट क्या होता है। देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है वेट माउंट। वेट मतलब गीला और माउंट मतलब कुछ चढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे कौन से गीले वेट चीज़ें हम माउंट करते हैं तो हम उसे देखेंगे। सबसे पहले वेट माउंट यूरिन माइक्रोस्कोपी। ये हमने पहले ऑलरेडी यूरिन के एपिसोड में देखा है, इसके डिटेल्स नहीं देखेंगे, बट आज क्योंकि वेट माउंट का है तो ये देख लेंगे कि यूरिन का जब माइक्रोस्कोपी देखा जाता है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर जो सॉलिड्स है, चाहे पस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वो नीचे सेटल होते हैं। फिर आपको ऊपर जो है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट, नीचे जो बचता है उसको कहते हैं सेडिमेंट। आपको सुपरनेटेंट डाल देना है, बचता है सेडिमेंट। उसको आपको थोड़ा सा टैप करके, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में नीचे स्टिक हो जाता है, उसको थोड़ा टैप करके आपकी स्लाइड पे रख के उसके ऊपर कवर स्लिप रखना है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने देना है या देखना है। तो ये हो गया यूरिन का वेट माउंट। अब इसी तरह से और कुछ चीज़ों के वेट माउंट दिए जाते हैं, और उसमें है सीमेन, है ना, सीमेन स्टूल। हम लोग रूटीन पैथोलॉजी लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, बेसिक कोर्स है, इसलिए हम सीमेन और स्टूल ही देखेंगे। एक्चुअली फ्लूइड्स भी होते हैं जिसका वेट माउंट दिया जाता है, और फ्लूइड्स का भी सेम प्रोसीजर है, चाहे वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो। फ्लूइड्स के 3 मिनिमम प्रकार है ना। तो जिसमें सबसे कॉमन प्रकार है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाला जो फ्लूइड है उसको कहते हैं CSF, जिसको स्पाइन में से 2 लंबर वर्टेब्रा के बीच में से सुई डाल के निकाला जाता है। दूसरा है एब्डोमिनल फ्लूइड, कि पेट में से सही जगह से पानी निकाला जाता है। असाइटिस के जो पेशेंट्स हैं जिनको लिवर के प्रॉब्लम है, अल्कोहलिज्म की वजह से जो लिवर ख़राब हो जाता है और फिर पेट में पानी फूल जाता है, तो वो पानी में क्या है एग्जैक्टली कंटेंट्स क्या है वो देखने के लिए एब्डोमिनल फ्लूइड का टैप किया जाता है। असाइटिक टैप भी उसको कहते हैं। थर्ड इज प्लूरल टैप। प्लूरा मतलब द कवरिंग फॉर लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं, फिर फुफ्फुस जिसको मराठी में कहेंगे, तो फेफड़े, तो उसके अगल बगल में जो कवरिंग है उसको कहते हैं प्लूरा। तो इसमें थोड़ा नॉर्मल नेचुरल फ्लूइड तो है, ये सारी तीनों ही जगहों पे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड का काम है, उस द्रव्य का काम है कुशनिंग, है ना। आप समझ सकते हो, सपोज आपकी वर्टेब्रल कॉलम में से एक टनल है, उसमें से अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा अगर वर्टेब्रा हिल गए, कुछ हुआ, तो डायरेक्ट इंजुरी स्पाइनल कॉर्ड को होगी, है ना। तो वो इंजुरी डायरेक्ट ना हो, वाइब्रेशंस डायरेक्ट ना पहुँचे, इसलिए फ्लूइड से पूरा कवर्ड है। सेम ब्रेन भी फ्लूइड से बाहर से कवर्ड है, ताकि एक अच्छा कुशनिंग इफेक्ट मिले। तो हर जगह पे जो ये फ्लूइड है ना, एब्डोमेन में थोड़ा नॉर्मल नेचुरल फ्लूइड है, प्लूरा लंग्स और प्लूरा के बीच में फ्लूइड है, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड है, तो इनका काम है कुशनिंग के लिए। तो ये सारे नॉर्मल है, बट जब भी कुछ पैथोलॉजीज हो जाती हैं तब ये फ्लूइड का प्रमाण बढ़ जाता है। तो हम देख रहे थे प्लूरल टैप या प्लूरल फ्लूइड, तो लंग्स के बाहर अगर प्लूरा है और नॉर्मल नेचुरल फ्लूइड से थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड अगर है, तो ऑफकोर्स वो कहाँ जाएगा, बिकॉज बाहर तो रिबकेज है ना, बाहर रिबकेज है, तो आपके पानी की वजह से जो प्लूरा फूल रहा है, तो रिबकेज उसको रोक रहा है, रिब्स और मसल्स, है ना। तो फिर उसको वो कहाँ प्रेस करेगा, अंदर लंग्स पे प्रेशर आएगा और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी। तो फिर इसीलिए कभी कभी थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक फ्लूइड टैप किया जाता है। तो ये 2 वर्ड्स आपको मालूम होना ज़रूरी है, आप लिख सकते हो, थेराप्यूटिक फ्लूइड टैप एंड डायग्नोस्टिक फ्लूइड टैप, है ना।
तो थेराप्यूटिक मतलब क्या? THERAPEUTIC, थेराप्यूटिक टैप मतलब क्या? थेरापी मतलब ट्रीटमेंट, मतलब इतना टैप कर लिया कि हल्का हो गया, वो फ्लूइड निकाल लिया आपने, है ना। जैसे हम लंग्स की बात कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा फ्लूइड है कि अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, अंदर लंग्स फूल नहीं रहे हैं, तो आप इतना तो फ्लूइड निकाल लो कि लंग्स को कुछ जगह मिल रही है फूलने के लिए, है ना। तो ट्रीटमेंट भी हो गई। डायग्नोस्टिक फ्लूइड टैप मतलब सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए वो फ्लूइड यूज़ हो रहा है ना। तो कई बार थेरापेटिक सिर्फ करके नहीं छोड़ते, थेरापेटिक कम डायग्नोस्टिक होता है कि आप इतना तो फ्लूइड निकाल लो ताकि उस पर्सन को रिलीफ लगे, चाहे वो एब्डोमिनल असाइटिस क्यों ना हो या प्लूरल टैप क्यों ना हो, रिलीफ लगे। प्लस उसमें से थोड़ा पार्ट लेबोरेटरी में भेजना है जिसका प्रोटीन्स, शुगर और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किया जाता है। अगेन हम रूटीन टेस्ट कह रहे हैं, कभी कभी ये एसिड फास्ट स्टेनिंग, कभी ग्राम स्टेनिंग, कभी ये कल्चर, वो भी हो सकता है। बट जनरली फ्लूइड में से यही 3 टेस्ट होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो वो इसके लिए किया जाता है कि डायग्नोसिस समझने के लिए कि ये फ्लूइड बना क्यों, अंदर प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसे कुछ ट्रीटमेंट दे पाए। तो ये हुआ फ्लूइड्स के वेट माउंट के बारे में। हमने यूरिन देखा, फ्लूइड देखा। नेक्स्ट वेट माउंट जो है वो है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल ये ऐसी एक चीज़ है जिसको आपको एग्जामिन कई बार, वेरी 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 कॉमन टेस्ट डन इन लेबोरेटरीज। पहले ज़माने में, कुछ साल पहले, यूरिन, ये पानी इतना कंटेमिनेटेड रहता था और बिस्लरी का पानी, ये कंसेप्ट ही नहीं था। जगह जगह जो आजकल बिस्लरी का पानी मिलता है, ये कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए, और या लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे कि उसमें उतना पैसा डालें जब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये है, एक्वागार्ड वगैरह ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं रहती थी। तो डायरिया एक बहुत कॉमन चीज़ थी उस वक्त, है ना। तो हमने तो हमारे 10-15 साल पहले की बात है, बहुत स्टूल एग्जामिनेशंस किए हुए हैं। बट जैसे अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोग थोड़े जानकार हो रहे हैं, पानी को लेके थोड़े ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ब्याहों में, शादियों में भी आपने देखा है कि बिस्लरी का पानी आ जाता है ना। या लोग कहीं भी जाते हैं तो उतना तो खर्चा अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं कि भाई बिस्लरी का पानी लिया, मतलब साफ़ सुथरा पानी लिया, मिनरल वाटर। बिस्लरी तो कंपनी है बट मिनरल वाटर का। बट जब भी स्टूल एग्जामिनेशन आता है तो उसमें आपको, जैसे हमने यूरिन में देखा, उसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो वेट माउंट जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात है ना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है स्टूल के। तो आपको एक स्लाइड लेके एक तरफ आप रखोगे ड्रॉप नॉर्मल सलाइन का, एक तरफ आप ड्रॉप डालोगे ग्लूकोज आयोडीन का, उसके अंदर आप जो स्टूल है वो डालोगे, है ना। किसी एप्लीकेटर से लिया, उठाया और उसमें अच्छे से मिक्स किया, उसके ऊपर कवर स्लिप डाला, ये दोनों तरफ, है ना। अब इसमें एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो टेक्नीशियंस अक्सर करते हैं वो ये है कि नॉर्मल सलाइन और ल्यूगोज आयोडीन दोनों लेंगे नहीं, सिर्फ नॉर्मल सलाइन लेंगे। दूसरी मिस्टेक, जो स्टूल है उसको पहले इस पर घिस देते हैं स्लाइड पे, है ना। उसके बाद में उसमें नॉर्मल सलाइन डालते हैं या ल्यूगोज आयोडीन डालते हैं। उससे क्या होता है, वो स्लाइड को वो सारे ओवा बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, वो जो फ्लोट होके जो प्रॉपर दिखने चाहिए माइक्रोस्कोप के नीचे, वो नहीं दिखते। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दोनों फ्लूइड्स लेने हैं और स्टूल बाद में डालना है। वन मोर कॉमन मिस्टेक इन स्टूल एग्जामिनेशन इज, बहुत मोटा सा पीस लेके स्टूल का उसमें डाल देंगे और बहुत गाढ़ा सा स्टूल लेके उसमें डालते हैं। तो आप समझिए कि माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हमने उस दिन देखा, नीचे से लाइट आएगा और आप ऊपर से देख रहे हो, अरे वो लाइट को पास होने के लिए जगह तो दो, है ना। तो थिन स्लाइड बनाना है, एकदम थिन। तो आप एक तो लो ही थोड़ा सा स्टूल, वो प्रॉपरली उसको मिक्स करो उस आपके ल्यूगोज आयोडीन में और नॉर्मल सलाइन में। ऊपर से जब कवर स्लिप लगाते हो ना, उस वक्त और एक दिमाग लगा, कवर स्लिप को थोड़ा सा दूसरी एक स्लाइड लेके ऊपर से हल्का हल्का दबाओ, जोर से दबाओगे कवर स्लिप टूट जाएगी, हल्का हल्का सा दबा लो तो और प्रॉपरली फैल जाएगा
और आपको एक के नीचे अगर कुछ चीज़ें रहेंगी तो आपको दिखेगी नहीं, वो जो फैल जाएंगी एक एक सेल, तो एक एक सेल आपको क्लियरली दिखेगा ना। तो इस प्रकार से इसका स्टूल का माउंट किया जाता है। अब नॉर्मल सलाइन क्यू और लिवर्जाइडिन क्यू। नॉर्मल सलाइन इसलिए कि ऑफ कोर्स जो कलर्ड चीज़ें हैं या ट्रांसपेरेंट है, आप थोड़ा कम ज़्यादा करके देखिए तो आपको दिखेगा, तो आपको फाइन एडजस्टमेंट के बाद दिखेगा कि दिख रहे हैं पस सेल्स, फैट ग्लोब्यूल्स ये। बट लिवर्जाइडिन क्यों है? लिवर्जाइडिन आपके ओवा और सिस्ट को कलर करने के लिए है। कई बार ओवा और सिस्ट नॉर्मल सलाइन में छिप जाते हैं, दिखते नहीं हैं, तो वो जो है ल्यूगोल का कलर पकड़ लेते और येलो बन जाते हैं। अब ल्यूगोल साइड में अगर देखोगे आपको ओवा और सिस्ट क्लियरली दिखने के चांसेस है, इसलिए ल्यूगोल। ओके, अब ये हो गया स्टूल के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थोड़ा सा स्टूल के फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। तो स्टूल का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें क्या है, जैसे यूरिन, आपको नेकेड आई से क्या दिख रहा है उस स्टूल में, उसको देखोगे और उसको डिस्क्राइब करोगे पेपर पे, है ना। जैसे पहले क्या रहेगा, कलर। अब फिर स्टूल के कलर से बहुत सारी चीज़ें आप माइक्रोस्कोपी करके उसके पहले ही समझ जाओगे। जैसे कि ब्लैक टारी स्टूल अगर है, ब्लैक टारी मतलब टार मतलब जिसको कहते हैं रास्ते में जो डाला जाता है, रास्ते पे जो ब्लैक कलर का मटेरियल डाला जाता है, हमारे महाराष्ट्र में उसको डामर कहते हैं, है ना, डामर। तो वैसे स्टूल्स होते हैं कभी कभी कुछ पेशेंट्स के, ब्लैक टारी स्टूल, एकदम काले टार की तरह स्टूल्स। अब ऐसा अगर आप आंखों से देखोगे ठीक से और आपको पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन को बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप जैसे ही लिख दोगे ब्लैक टारी स्टूल फिजिकल एग्जामिनेशन में, उधर वो फिजिशियन को समझ जाता है अरे ये तो पेशेंट है मलीना का, इसको कहते हैं मलीना, MALAENA। अब मलीना मतलब तुरंत उस डॉक्टर को समझ रहा है कि ये जो ब्लीडिंग हो रहा है ये ब्लड है जो वैसा दिखता है, ऊपर से पूरा इंटेस्टाइन में से नीचे आते 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 उस ब्लड का रेड कलर बन जाता है, इतना ब्लैक, उसके ऊपर इतनी केमिकल रिएक्शन होती है कि वो एब्सोल्युटली ब्लैक बन जाता है। तो मलीना मतलब समवेयर अपर GI ब्लीड, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो ब्लीडिंग है तो उस पेशेंट को मलीना दिखता है। तो एटलीस्ट वहाँ तक आपके सिर्फ प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर को इतना समझ गया कि इसको अपर GI ब्लीड है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ब्लीड है ना। तो ब्लैक टारी स्टूल्स मतलब ये, आपको अगर स्टूल्स के अगल बगल में रेड कलर के अगर वो दिख रहे हैं ब्लड, है ना, फ्रेश ब्लड अगर आपको दिख रहा है उसका क्या मतलब है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, कहीं तो भी रेक्टम एनस से ये ब्लड आ रहा है ना, क्योंकि मिक्स होके नहीं आ रहा है, साइड में लगा हुआ है, तो फ्रेश ब्लड है। तुरंत आप ऐसे लिख दो कि ब्राउनिश टूल्स विद रेड कलर स्ट्रीक्स, एंड आपको समझ जाएगा, आपके डॉक्टर को समझ जाएगा ये पाइल्स का पेशेंट है या ये फिशर एंड नैनो का पेशेंट है, तो तुरंत डायग्नोसिस होता है, बिकॉज आपने पहले ही वर्ड में डायग्नोसिस आपने डॉक्टर को दे दिया, है ना। उसके बाद अगर स्टूल पेल येलो है ना, जनरली तो स्टूल येलोइश होती है क्योंकि उसमें बिलीवर्डिन नाम का केमिकल होता है। ये बिलीवर्डिन क्या है, देखिए हमारे RBC जो है वो रप्चर हो रहे हैं कंटिन्यूसली मतलब 120 दिन का 120 डेज का लाइफ है, तो 120 डेज हो जाने के बाद वो स्प्लीन में जाती है, रप्चर होती है, उसका वो उसके केमिकल सेपरेट होते हैं और उसका बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, यूरोबिलिन ये सब बनता है। यूरोबिलिन बनता है करके यूरिन को येलो कलर, बिलीवर्डिन बनता है जो स्टूल में जा रहा है इससे स्टूल को येलो कलर, है ना। तो नॉर्मल स्टूल आपको पता है शुड बी येलोइश ब्राउन, बट अगर आपको पेल कलर का पेल येलो स्टूल अगर दिख रही है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो स्टूल है
इस पेशेंट को है, आप इतना लिख दीजिए, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, पेल येलो कलर, डॉक्टर को समझ जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इतना क्लियर कट और सिंगल डायग्नोसिस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब कहीं तो भी बिलीरुबिन को ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से ये सब हो रहा है। ओके, इसके डिटेल्स में आप लोग मत जाइए, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपने स्टूल का कलर लिखना भी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डायग्नोसिस तक पहुँचा देगा। तो फर्स्ट थिंग इन द स्टूल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज कलर, सेकेंड थिंग इज अपीयरेंस, सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉरी कंसिस्टेंसी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। अब ये तो आप भी जानते हो, लिक्विड स्टूल है, आप समझ रहे हो डायरिया का पेशेंट है। सेमी सॉलिड है तो कहीं तो भी कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा डायरिया तो हो चुका है या बहुत होने वाला है, पर कुछ है इन्फेक्शन। और फर्स्ट वाली सॉलिड, मतलब हो सकता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, एटलीस्ट यू हैव टू राइट द कंसिस्टेंसी ऑल्सो। ओके, तो आपने कलर देख लिया, कंसिस्टेंसी देख लिया, उसके बाद आप ऑर्डर भी आप लिखेंगे। जनरली फाउल स्मेलिंग होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होती है, तो उसमें से और कुछ बीमारियों का डायग्नोसिस समझता है। ओके, तो आपको ऑर्डर के भी बारे में लिखना है। ये हो गया स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज स्टूल्स केमिकल एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल में आपको दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज पीएच, है ना, पीएच की स्ट्रिप्स होती है, वो आप लो, स्टूल को लगाओ। अगर सॉलिड है तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, लिक्विड है तो उसमें जाएगी, बाहर आ जाएगी, फिर आप कलर चेंज कीजिए। पीएच का जो डिब्बी होती है उसके अगेंस्ट आपको कलर मैच करना होता है। हाँ, लिखा होता है, अगर ये जो लाइट येलो कलर की स्ट्रिप है, ये अगर ग्रीन है तो 1+, 2+, 3+, ब्राउन है तो हायर ये पीएच ना ध्यान में आता है। 7.0 इज़ द नॉर्म, 7.4 इज़ द नॉर्मल ब्लड पीएच। ओके, तो और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पीएच। तो पीएच ये केमिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड केमिकल एग्जामिनेशन इज रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। अब ये फिर से बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है फॉर पीडियाट्रिक एज ग्रुप। चाहे आपके डॉक्टर आपको लिख के दे या ना लिखे, आपको जैसे ही दिखा कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बच्चा है ना, एटलीस्ट लेस देन 5 years ऑफ एज। ओके, एटलीस्ट लेस देन 5 years ऑफ एज। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जैसे आपको बच्चा दिखेगा, आपने उसका रेडिसिंग सब्सटेंस करना है। रेडिसिंग सब्सटेंस कैसे करते हैं? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लेते हैं, उसमें थोड़ा स्टूल डालते हैं, कांच की बोतल में, कांच के टेस्ट ट्यूब में लिया, इसको उबाला, नीचे से हीट किया, कलर चेंज जैसा होता है, जैसे कलर चेंज होता है उस हिसाब से उसका उसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस है क्या वो पता चलता है। अब अगर आप रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस है ये बता रहे हो तो आपकी डॉक्टर को ये समझने में फ़ायदा हो जाता है कि पेशेंट को जो है कोई तो शुगर है जो तकलीफ़ दे रही है, कोई तो कार्बोहाइड्रेट है जो तकलीफ़ दे रही है। अब जनरली हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं, है ना, तो 1 साल के अंदर वाले बच्चे हैं, तो कई बार इन लोगों को मिल्क ही नहीं सहन होता, है ना, इनको मिल्क की ही एलर्जी है। अब ये तो माँ के दूध पे है या इन लोग को एक्सटर्नल दूध शुरू हो गया है, अब इनको डायरिया हो रहा है, डॉक्टर को लगता है कोई वायरल डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया है, एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, क्योंकि आपने रिड्यूसिंग सब्सटेंस किया नहीं। आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस करो, थोड़ा हायर उसका अगर काउंट दे देते हो, तो यू आर टेलिंग योर डॉक्टर कि इसे कोई तो कार्बोहाइड्रेट है जो पच नहीं रहा है, इट इज़ नॉट एनी इन्फेक्शन। तो बस सिंपल पेशेंट को बोला जाता है, माँ को बोला जाता है इसका कुछ दिन तक दूध बंद रखो, इसको फ़िलहाल दूध की एलर्जी हो गई है ना। हाउ इम्पोर्टेंट दिस टेस्ट इज, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आप हमेशा रिड्यूसिंग सब्सटेंस लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट इन केमिकल एग्जामिनेशन इज ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट ब्लड, अब ऑकल्ट का मीनिंग है हिडन,
छिपा हुआ, है ना, छिपा हुआ ब्लड। तो ऑकल ब्लड जो है ये क्या है? अब कई बार पेशेंट जो है इनको कई बार पेशेंट को जो है इनको ब्लीडिंग हो रही है ऐसा लगता है, पर दिखता नहीं है आंखों से। आंखों से तो आपको स्टूल कैसे दिखेगी? येलोइश ब्राउन नॉर्मल, कुछ भी रेड स्पॉट्स नहीं दिख रहे। पर आपको कहीं तो भी डाउट है, नॉट यू बट सॉरी द पेशेंट, डॉक्टर ऐसा डाउट कि कहीं तो भी ब्लीडिंग हो रहा है अंदर, है ना, जो फुल नहीं है, बहुत फुल ऑन नहीं है, इसलिए कलर नहीं पकड़ रहा है स्टूल, बट कहीं तो है, तो छिपा हुआ ब्लड है ना। और ये अगर आप करते हो, इसके लिए बेंजिडीन नाम का एक एजेंट यूज़ किया जाता है। और ऑकल ब्लड के लिए तो आजकल ऐसी कैसेट आती है कि एक साइड से आपने स्टूल लगाया, थोड़ा सा स्टूल स्प्रेड किया, उसको उल्टा किया, उल्टा तरफ से एक फिल्टर पेपर जैसे होता है, इस पर खिड़की होती है, आप खिड़की खोलो, नीचे फिल्टर पेपर दिखता है, उसके ऊपर स्टूल लगा, फिर उल्टा करो, खिड़की है और एक, उसको खोलो, उसके ऊपर वो जो ऑकल ब्लड के साथ जो रेडीमेड किट आती है इसके साथ कोई ड्रॉप्स आते हैं, वो केमिकल अगर आप डालो, अगर ब्लू कलर तैयार हो जाता है, दैट मीन्स दैट इट इज ऑकल ब्लड इज प्रेजेंट। ओके, ऑकल ब्लड इज प्रेजेंट विच मीन्स ब्लीडिंग हो रहा है। इस स्टूल में ब्लीडिंग ब्लड है जो आंखों को नहीं दिख रहा है ना। कई बार माइक्रोस्कोपी में भी ब्लड नहीं दिखता, पर इसमें ऑकल ब्लड पॉजिटिव आता है, जिसका मतलब है आरबीसी रप्चर हो के आ रही है स्टूल में, बट है। तो ये जैसे आप लिख देते हो ऑकल ब्लड प्रेजेंट, तो वहाँ डॉक्टर को समझ रहा है एक बहुत कॉमन बीमारी की तरफ आप उनको लेके जा रहे हैं, दैट इज वर्म इन्फेस्टेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे जंत हो गए, जंतु, पेट में जंतु है ना, क्योंकि वो जंतु क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन को अंदर से कस के पकड़ लेते हैं, आपका ब्लड सक करते हैं, उसमें से वो जंतु जो है वो आपका ब्लड सक करके खुद के लिए यूज़ करके बाकी जो वेस्ट कर देते हैं अपनी फीसिस में से, अपने स्टूल्स में से। उनके स्टूल्स हमारे एब्डोमेन में आ रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, और वो इसलिए आरबीसी ज़रूरी नहीं पूरी होगी, तो रप्चर्ड फॉर्म में हो सकती है। तो वो आरबीसीज आपने कैच की, वो ब्लड आपने कैच किया ऑकल ब्लड के माध्यम से। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑकल ब्लड। बाकी स्टूल माइक्रोस्कोपी में आपको दिखने वाले जो सेल्स हैं वो है पस सेल्स, आरबीसीज, तो जाहिर सी बात है पस सेल्स है मतलब इन्फेक्शन है, आरबीसीज है मतलब ब्लीडिंग है, फैट ग्लोब्यूल्स मतलब ये जो मैंने आपको बोला कि कोई तो कार्बोहाइड्रेट है जो नहीं पच रहा है तो फैट फॉर्म में जा रहा है बाहर, so that is the most common cause of fat globules in the blood in the stool। उसके बाद आपको स्टूल में दिख सकते हैं ओवा, सिस्ट एंड टाइल वर्म्स। अब ओवा का मतलब क्या है? ओवा मीन्स अंडे, वर्म्स के अंडे आपने देखे। ओके, सिस्ट मतलब अंडे ही है, बट वो अपने आप को ऐसा कवच बना के रखा है कि इमीडिएट उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये सिस्ट क्या होते पता है? ये सिस्ट है ना, ये अभी गांव खेड़ों में देहातों में बाहर स्टूल्स पास करने की जो आदत है, तो वो स्टूल खेतों में जाता है, वहाँ पे वो ड्राई हो जाता है ना, धूप से गर्मी से ड्राई हो जाता है। और उसमें अगर ओवा थे, वर्म थे तो वो मर जाएंगे, बट सिस्ट है वो नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। और ये सिस्ट फिर सूख जाएगा कुछ दिनों बाद, ये उड़ेगा यहाँ वहाँ, ये हो सकता है कहीं पाइपलाइन थी उसमें से पानी में गया और वो वहाँ से पानी में जाके किसी के पेट में गया, जैसे ही पेट में गया उसको मिल जाता है फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ ज़मीन उसको मिल जाती है। जैसे इंटेस्टाइन में गया सिस्ट उसका कवच निकाल देता है और उसमें से वर्म बन जाता है। ओके, तो सिस्ट का ये यूज़ है वर्म्स को, पैरासाइट्स को, है ना। तो सिस्ट या ओवा आपको माइक्रोस्कोपी में दिख सकती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में जो दिखने वाला है वो एंटायर वर्म्स, वर्म के टुकड़े या वर्म्स दिख सकते हैं। और फंगस दिखता है स्टूल में।
है ना। तो ये कॉमन चीज़ें स्टूल माइक्रोस्कोपी में दिखती है। ओके, सो इसी के साथ स्टूल का पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हो गया।